हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ऑप्शन चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द कैरगैफ्स रूल। जैसे आप जानते हो कि कैरगैफ्स रूल जो है वो जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है और इट इज रिलेटिंग विद द डीएनए। ओके, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यही क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो बीएससी और एमएससी की जो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होती है उनमें क्वेश्चन जो है ऑफन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जो बॉटनी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से है ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। वहाँ रेगुलरली वीडियो के जो लिंक्स है एंड कुछ नोट्स होते हैं जो वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शन चैनल। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि कैरगैफ्स रूल क्या है। नाउ सी, जैसा कि आप जानते ही हो कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल में चार टाइप के जो ये है नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। कल के ही वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो एक है यूरियासिल, इट इज ओनली फाउंड इन द आरएनए। जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। पहला जो होता है इट्स कॉल्ड एडेनिन, सेकंड थाइमिन, थर्ड जो होता है साइटोसिन एंड फोर्थ जो होता है ग्वानिन। नाउ आप जानते हो कि जब बेस पेयरिंग होती है, राइट, जब बेस पेयर फॉर्म होती है, अब देखिए बेस पेयर कैसे फॉर्म होती है। आप जानते हो कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है। ठीक है, उसमें जो चेन होती है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ रन करती है। एक अगर 3 डैश एंड से शुरू होती है तो 5 डैश एंड पे खत्म होती है, तो दूसरी जो 5 डैश एंड पे शुरू हुई है वो 3 डैश एंड पे खत्म होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल रन करती है। ठीक है, अब हर एक जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें एक एक जो ये होती है नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक स्ट्रैंड की बात करें तो उस पे अपने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और जो दूसरे स्ट्रैंड होता है उसके पास अपने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें जो एक बेस होती है उसे नाइट्रोजनस बेस ही बोला जाता है इसे। लेकिन जब अपोजिट स्ट्रैंड से दूसरा नाइट्रोजनस बेस जब इसको अटैच होता है तब इस तब यहाँ पे एक पेयर बन जाती है और पेयर बनने के कारण उसे नाइट्रोजनियस बेस पेयर बोला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि बेस पेयर बनने के लिए जो है 2 स्ट्रैंड्स का होना जरूरी है। 2 स्ट्रैंड्स का वहां पे होना जरूरी है ताकि वहां पे बेस पेयर बन सके। तो जैसे डीएनए में आप जानते हो कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो पहला वाला स्ट्रैंड है ये ऐसे रन कर रहा है और उसके बाद जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उससे एंटी पैरेलल यहाँ पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है। और एक स्ट्रैंड से निकलने वाले जो बेसिस है वो दूसरे स्ट्रैंड से निकलने वाले बेसिस के साथ क्या हो रहा है, पेयर अप हो रहा है। इसीलिए हम इसे कलेक्टिवली बेस पेयर बोलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बेस पेयरिंग का फॉर्मेशन है डीएनए में वो बड़ा यूनिक है। यानी एडेनाइन जिसको डिनोट किया जाता है ए से, वो हमेशा पेयर अप होता है थाइमिन के साथ, और जो ग्वानाइन होता है वो हमेशा पेयर अप होता है साइटोसिन के साथ। ये जो एडेनाइन पेयर अप होता है थाइमिन के साथ, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और जो ग्वानाइन पेयर अप होता है साइटोसिन के साथ इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन मार्किंग है इट्स एडेनाइन, और जो ब्लूइश पिंक मार्किंग है इट्स थाइमिन, रेडिश मार्किंग जो है वो साइटोसिन की है और ब्लूइश जो है वो ग्वानाइन की है। आप समझ सकते हो कि वहाँ पे एटीजीसी के बेस पेयरिंग बन रहे हैं। एटी ए पेयर अप होता है टी के साथ और जी पेयर अप होता है सी के साथ, और एक जगह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरी जगह ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नाउ इसमें कैरगाफ रूल्स कैसे तैयार होते हैं, देखिए। अब जब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड से डीएनए के और यहाँ पे पेयरिंग हो रही है तो कैरगैफ ने सबसे पहले बताया था कि जितने प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स का मतलब यहाँ पे होगा एडेनाइन प्लस गोनाइन, और जितने पैरामिडियंस होते हैं, पैरामिडियंस का मतलब होगा कि जितने साइटोसिन और थाइमिन जितना होगा उनका जो रेशो है, यानी एडेनाइन और पिरामिडियंस का रेशो, ये हमेशा यूनिटी होता है, एक होता है। ओके, तो ये जो जनरलाइजेशन है कि प्यूरिन्स डिवाइडेड बाय पिरामिडियंस, यानी प्यूरिन्स और पिरामिडियंस का रेशो ये हमेशा यूनिटी होता है, एक होता है। और अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ टी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जी एंड अमाउंट ऑफ सी, यानी अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स यानी एडेनाइन और ग्वानिन ये इक्वल टू होता है टू द अमाउंट्स ऑफ साइटोसिन एंड थाइमिन, दैट इज उनका रेशो हमेशा एक होगा। ये जनरलाइजेशन दिया था कैरगॉफ ने, और इसी जनरलाइजेशन को पॉपुलरली जेनेटिक्स में जो है कैरगैफ्स रूल बोला जाता है। सो कैरगैफ ने यहाँ पे ढूंढ निकाला था कि अमाउंट ऑफ ए एंड अमाउंट ऑफ टी जो है वो इक्वल अमाउंट में होता है, उसी तरह अमाउंट ऑफ जे एंड अमाउंट ऑफ सी भी जो होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, और इसी वजह से डीएनए में स्टेबिलिटी आती है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरगैफ्स रूल। ये कैरगैफ्स रूल होता है, अगर कभी यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो कि कैसे डीएनए स्ट्रैंड में एटीजीसी सीक्वेंस होते हैं और डबल बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे होते हैं, और अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स और अमाउंट ऑफ पिरामिड जो होता है वो इक्वल होने के कारण, यूनिटी होने के कारण वो एक होता है, और इसे सबसे पहले कैरगैफ ने ढूंढ निकाला था, इसीलिए इसको कैरगैफ रूल बोला जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरगैफ रूल्स। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, सी यू इन द नेक्स्ट वन।